और कैसे हो? तो मैंने भी ये मूवी देख लिया, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क, और क्या बवाल मूवी था। क्योंकि जितना इसका हाइप था ना, ये मेरे शहर में भी लगा था, तो इसलिए चला गया मैं भी देखने के लिए। और मैं इस वीडियो में वही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे को कैसा लगा। कि अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आज संडे है, आज मूवी का तीसरा दिन हो जाएगा, अगर तुम अभी भी सोच रहे हो देखने का, तो टिकट बुक करो और जाओ जाके देखो। सोचो नहीं जाता, किसी का मत सुनो, मेरा भी नहीं, बस टिकट बुक करो और जाओ जाके देखो, फिर आगे सुनना मेरा। और मैं इसमें कुछ स्पॉयलर्स भी दूंगा इस मूवी से रिलेटेड, बट सिर्फ इस मूवी से रिलेटेड। पार्ट 2 पार्ट 3 में जो होने वाला है ना, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज तुमको पता ही होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी कैसल आर्क का पार्ट 1 था, इसका 3 पार्ट आने वाला है। और जैसा मैंने सोचा था ना कि इसका तीनों पार्ट इस हिसाब से होगा, वो बिल्कुल वैसे ही था। मतलब है से मेरे 3 फाइट थी, बट वो तीनों फाइट इतना खतरनाक है ना कि एकदम मजा आ जाता है। मतलब यूफोटेबल ने इस बार भी एकदम बढ़िया काम किया है। वो डीमन स्लेयर का एनिमेशन धीरे धीरे अच्छा तो करते ही आ रहा है, बट ये जो मूवी है इसमें उसने एकदम फाड़ के रख दिया है। वो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते आ रहा है। और अगर तुमने मांगा पढ़ रखा है, तो पार्ट 2 में जो तुमको देखने मिलेगा ना, तुम उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। बट उन सबको साइड करते हैं, इस मूवी की बात करते हैं, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क। इसको मैं फ्राइडे को शाम में देखने गया था, 7:30 बजे का टिकट था मेरा, और मेरे शहर में ये 350 में लगा था। नहीं, वैसे 1500 2000 का टिकट नहीं था। और मेरे को इतना खतरनाक एक्सपीरियंस मिला ना, ये मूवी तुमको स्टार्टिंग में ही एकदम हाइप करके रख देगा। क्योंकि इसके स्टार्टिंग में तुम जानते ही हो, सारे डीमन स्लेयर्स मुजान को धर लेते हैं चारों तरफ से, और वो उनको डीमन कासा में लपेट लेता है, सबको, जितने भी डीमन स्लेयर्स हैं, और सब बस गिर रहे हैं। जितने भी हाशिरास है, तांजीरो है, जितने भी डीमन स्लेयर्स हैं, सब बस गिर रहे हैं। और वहाँ का जो सिचुएशन है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मूवी में जो है डीमन स्लेयर के अंदर का जो सीन दिखाया गया है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल दिखाया गया है। वो स्टार्टिंग में एकदम खतरनाक हो जाता है, और धीरे धीरे उसका जो लेवल होता है ना पूरे इन्फिनिटी कैसल का, किस तरह से वो लिविंग कैसल वो मूव करता है, अपने हाशिरास को, अपने मेन कैरेक्टर को, सबको अलग कर देता है, कि सबको अलग अलग एक एक करके मारेंगे। सबका एनर्जी लॉस करने के लिए हजारों डीमन एक साथ छोड़ देता है। और जिस तरह से वो फाइट करते हैं, एकदम मजा आता है देख करके। और जैसा इसमें साउंड इफेक्ट यूज किया है ना, जिस तरह से वो नोट्स फेंक फेंक के मारता है, एकदम सुन के एकदम मजा आता है। मतलब आंखें भी चौंधी आ जाएंगी और कानें भी फट जाएंगी, इतना मस्त इसका एनिमेशन है और साउंड इफेक्ट्स। तुमको जो चाहिए ना, एग्जैक्टली वही चीज डीमन स्लेयर तुमको देता है, एग्जैक्टली वही चीज, हाँ, जो तुम सोच रहे हो। और ये मूवी भी एकदम खतरनाक है, क्योंकि ये हास्य ट्रेनिंग आर्क के आगे का मूवी है। मतलब वैसा पिछले का एपिसोड, आगे का एपिसोड वैसा कुछ नहीं किया है। और इनका स्टोरी जिस तरह से पेसिंग है ना, सबको एकदम खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। जितने भी इसमें फाइट्स होते हैं, जितने भी कॉमेडी सीन्स है, खासकर इनुस्के का, वो फाइट कर भी नहीं रहा है, वो सिर्फ डीमंस को ढूंढते रह जाता है पूरे मूवी में। और जब भी वो स्क्रीन पर अपीयर होगा ना, तुम हंस दोगे। और जेन्सु का, अब वो रोतलू बच्चा नहीं है, अब वो मर्द बन चुका है। तुम इसको जब देखोगे ना, तो एकदम मजा आ जाएगा। और तांजीरो भी एकदम खतरनाक लेवल अप करता है। और मेरे को सबसे मस्त लगा डोमा का स्टाइल। डोमा जिस तरह से बात करता है ना, उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो देख के मेरे को मजा आ गया एकदम। मतलब उसका मांगा पैनल्स पढ़ने में एकदम अच्छा लगता है। और एनिमेशन में जिस तरह से प्रेजेंट किया ना डोमा को, मेरे को मजा आ गया एकदम। क्योंकि इसमें सिनोबू और डोमा का फाइट होता है, फाइनल फाइट सिनोबू के लिए। और मेरे को पता क्या लगा था कि ये जो फाइट का कंक्लूजन है, इसको लास्ट में दिखाएंगे, बट आई थिंक इनको पहले ही आधे घंटे में दिखाया खत्म कर दिया। मतलब आधे घंटे में ही हम एक वाइफू हासिरा को बढ़ते हुए देखते हैं, और वो भी बहुत कम फाइट में। क्योंकि डोमा और सिनोबू का जिस तरह से फाइट होता है ना, उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, मतलब थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिला है फाइट का। क्योंकि उसमें हम ज्यादा डोमा का स्टोरी देखते हैं, डोमा का पास्ट, सिनोबू का पास्ट, कि वो सबको क्यों मारना चाहती है, क्योंकि डोमा ने उसकी बहन को मार दिया था इसलिए। और डोमा का पास्ट कि वो ऐसा क्यों है, बचपन में सब उसको भगवान मान देते हैं कि वो उन सबको स्वर्ग ले जाएगा, उनका जितना भी दुख दर्द है सब ठीक कर देगा। बट उस समय वो यही सब सोचता था कि स्वर्ग जैसा चीज कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं बच्चों को यही समझता हूँ, बट ये बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इनका दुख दर्द ठीक करना है ना, तो सीधा इनको मार दो, मतलब जिंदा रहेंगे ही नहीं तो दुख दर्द भी नहीं रहेगा। तो यही मेंटेलिटी से डोमा सबको मारता है, और खासकर लड़कियों को, वो लड़कियों को मार के खा जाता है। और जिस तरह से उसने सिनेमा को कंज्यूम किया है ना, वो पैनल को तुम देखो, तुमको एकदम मजा आ जाएगा। मतलब वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ, जो पैसा लगा है ना, इतना पैसा डीमन स्लेयर वाले लगाया है, वो इसी चीज पे लगाया है। और आगे जो डोमा के साथ होने वाला है ना, डोमा कैसे मरेगा, वो आई थिंक तुमको पार्ट 2 में दिखाएंगे, तुम देखना। अगर तुमने मांगा नहीं पड़ा है तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और हम दूसरी फाइट की बात करते हैं, जिनुत्सु वर्सेस काइगाकू। काइगाकू उसका सीनियर था, अपर मुनसिक, और ये फाइट मेरे को सबसे बेस्ट फाइट लगा। मतलब जो लास्ट का एंडिंग होता है ना, फिनिश ऑफ, वो सबसे बेस्ट इसका लगा, तांजीरो से भी बढ़िया। मतलब जिनुत्सु ने जिस तरह से फिनिश किया है ना, एकदम मजा आ गया। वो काइगाकू से लड़ता है, क्योंकि तुमने देखा था ना हास्य ट्रेनिंग आर्क में, लास्ट में जिनुत्सु को एक लेटर मिलता है, और उसको देख के वो एकदम सीरियस हो आता है। वो कोई लव लेटर नहीं था, जब किसी ने उसको प्रपोज नहीं किया था। एक्चुअली जो थंडर ब्रीडिंग उसके दादाजी सिखाते हैं उसको, उसमें एक और स्टूडेंट था काइगाकू, जिसको थंडर ब्रीडिंग सिखाए थे। और उसने जितने भी फॉर्म्स है ना थंडर ब्रीडिंग के, सबको मास्टर कर लिया है, एक्सेप्ट फर्स्ट फॉर्म को।
और जब जेनित्सु है ना उसको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है और कोई सा फॉर्म नहीं आता है, बट काइगाकू और पावरफुल बनने के लिए वो डीमन बन जाता है और इसी को देख के जेनित्सु का जो दादाजी है वो सुसाइड कर लेता है कि उसका स्टूडेंट डीमन बन गया है। और यहीं से जेनित्सु इतना खतरनाक सीरियस होता है ना कि उस पूरे डीमन कैसल में जिसमें लाखों डीमंस भरे हैं उसमें वो अकेला आता है, अकेला सबको मारता है और अकेला काइगाकू से लड़ता है बिना वो रोटलू जैसा फेस बनाए, एकदम मर्द की तरह आता है कि गांड फाड़ के रख देंगे उसका। और थंडर बिल्डिंग में 6 फॉर्म्स हैं, काइगाकू 6 यूज कर सकता है और लास्ट में जेनित्सु 7th फॉर्म यूज करता है जो ड्रैगन जैसा कुछ है। और जिस तरह से उसको एनिमेट किया है ना, जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, एकदम म्यूजिक तरह मुंह में फेंक फेंक के मारा है, एकदम मजा आ जाता है देखने में। एक ही स्लैश में काइगाकू का सर अलग कर देता है। मतलब इन दोनों का जो फाइट है इसको भी ज्यादा टाइम नहीं मिला है, बट जिस तरह से दिखाया गया है ना एकदम बेस्ट फाइनल स्लैश है। मतलब जो फाइट का जो एंड होता है ना फाइनल स्लैश बेस्ट है एकदम, क्योंकि तीसरा जो मेन फाइट है ना उससे ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को ये जेनित्सु वर्सेस काइगाकू। अगर तुम थिएटर में देखोगे ना तो शायद तुमको पसंद आ जाए, इतना बढ़िया था ये। और फर्स्ट फाइट में जो इस मूवी का मेन फाइट है आकाजा, जो इस मूवी का मेन विलन है, जिसके पास एकदम गांड फाड़ पावर है, जिसके साथ तांजीरो और ग्यू दोनों मिलकर लड़ रहा था। क्योंकि इससे पहले हमने ग्यू को पता कब फाइट करते देखा था, सीजन 1 में, क्योंकि जब वो स्पाइडर नहीं होता है, जब वो एक ही शॉट में खत्म कर देता है उसको, तब फाइट करते देखा था। उसके बाद हमने अब देखा है ग्यू को फाइट करते हुए, और इतना पावरफुल बंदा जिसको वाटर ब्रीथिंग का 11th फॉर्म भी आता है, वो भी स्ट्रगल कर रहा था आकाजा से लड़ते हुए। और यहाँ पे हम ग्यू का स्टाइल भी देखते हैं कि वो अगर हंस रहा है ना तो किसी रीजन से, क्योंकि वो जिस तरह से तांजीरो के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था ना, क्योंकि दोनों वाटर ब्रीथिंग यूज कर सकते हैं, जिस तरह से वो तांजीरो को हेल्प कर रहा था ना, एकदम सीक्वेंस में एक दोनों फाइट कर रहा था, मतलब एक दूसरे का हेल्प कर रहा था। और बीच बीच में तांजीरो है ना अपना सन ब्रीथिंग भी यूज कर रहा था, और वो दोनों मिलकर आकाजा को छू तक नहीं पा रहे थे। बट यहाँ पे तांजीरो दिमाग लगाता है, क्योंकि तुम जानते हो हर फाइट में वो दिमाग लगाता है किसी न किसी तरीके से, किसी जुगाड़ से। तो तांजीरो के पास्ट की मेमोरी में इनोसुके और जो उसका बाप है उन्होंने जो भी उसको ज्ञान दिया है ना, जो भी नॉलेज दिया है, उन सबसे वो दिमाग लगाता है और एक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में चला जाता है। मतलब उससे जो भी तुम फाइट कर रहे हो ना, तुम कैसे हाथ हिला रहे हो, तुम कहाँ पे कितना एनर्जी लगा रहे हो, तुम सब कुछ स्लो मोशन में देख सकते हो, एकदम डिटेल में। लाइक आकाजा भी ये हाथ छोड़ने वाला है, अब ये पंच से वो वार करने वाला है, एकदम डिटेल में तांजीरो देख सकता था कि कैसा वो कर रहा है एकदम स्लो मोशन में। और उससे वो बच भी आता है, क्योंकि आकाजा का जो पावर है वो एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट है, और उसका जो डीमन पावर है वो सब कंपास जैसा 360 डिग्री पावर देता है। मतलब तुम अगर पीछे से भी वार करोगे ना तो उसको पता चल जाएगा। और तांजीरो यहीं पे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में चला जाता है, मतलब आकाजा उसको फील तक नहीं कर पाता है कि तांजीरो जिंदा है कि मर गया, और वो उसका गर्दन काटने ही वाला होता है। और वहीं पे ग्यू बोला है काट दे काट दे काट दे, पता नहीं चलना चाहिए। और वहीं पे तांजीरो अनाउंस कर देता है कि मैं अपना गर्दन काटने वाला हूँ वहीं पे। और फिर तब उसको पता चलता है कि तांजीरो मरा नहीं, जिंदा है। बट तभी वो उसका गर्दन काट भी जाता है, और मेन चीज यहीं से शुरू होता है, क्योंकि गर्दन कटने के बाद भी उसका बिना सर का बॉडी वो लड़ते रहता है, वो खत्म नहीं होता है। और यहाँ तक कि उसका जो सर है ना वो भी धीरे धीरे रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। और हम यहीं पे आकाजा का पास्ट देखते हैं, एकदम खतरनाक वाला पास्ट। मतलब इसका पास्ट हम एक साथ नहीं देखते हैं, हम चंक में देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी तक जितना भी थोड़ा आकाजा से हिट होगा ना, क्योंकि उसने रिंगू को मारा था, जो भी किया था, सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि हम लोग उसका पास रखते हैं, क्योंकि बचपन में उसका बाप बहुत बीमार था, उसके दवाई के लिए वो चोरी चकारी करता था और मार भी खाता था। बट तब भी उसका बाप सुसाइड कर देता है कि वो अपना जिंदगी खुद के लिए जी सके, किसी और के लिए नहीं। और उसका जो दोषी है ना वो उन लोग को बताता है, उन लोग को पटक पटक के मारता है। बट फिर वो एक डोजो मास्टर से मिलता है जो उसको पूरा मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देता है, और उसकी एक बेटी है जो बीमार रहती थी, तो आकाजा उसका भी ख्याल रखता है। मतलब जो उसका लाइफ है ना धीरे धीरे सेटल होने लगता है, एकदम लाइन पाने लगता है। यहाँ तक कि वो जो डोजो मास्टर था वो आकाजा को बोलता है कि उसकी बेटी से शादी करने के लिए, मतलब एकदम परफेक्ट लाइफ चल रहा होता है। बट फिर आकाजा को पता चलता है कि किसी ने उसका कुआं है वेल जहाँ से वो पानी पीते हैं, उसमें किसी ने जहर मिला दिया और वो दोनों मर गए, क्योंकि उसके बगल में एक और डोजो था और वो लोग उसे हेट करते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन लोग को हरा नहीं सकते थे इसलिए। तो इसलिए वो लोग चीट करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। तो इसलिए आकाजा को स्ट्रॉन्ग बनना है, मतलब जो वीक है ना उसको खत्म कर दो। और वो जितने भी लोग हैं ना उन सबको पटक पटक के मारता है एकदम ब्रूटली तरीके से, और बाद में आके फिर वो मुजान से मिलता है। मतलब ये उसका बैक स्टोरी है। मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ, तुम जब थिएटर में देखोगे ना बड़े स्क्रीन पे तो शायद थोड़ा आंख से पानी गिर जाए, तुमको तौले लेके ना पड़े, टिश्यू से काम भी ना चले। मतलब आकाजा का बैक स्टोरी इतना इमोशनल है कि तुमको वहाँ पे तौले का जरूरत पड़ेगा थिएटर में, टिश्यू पेपर से काम नहीं चलेगा, तुम पर नदियां बहा दोगे नदियां, इतना इमोशनल बैक स्टोरी है। और इसके बाद भी तांजीरो और ग्यू दोनों मिलके आकाजा को हरा नहीं पाते हैं। मतलब आकाजा अगर चाहता ना कि उन दोनों को मारना तो वो दोनों कभी उनको हरा नहीं पाते हैं, कभी नहीं। बट आकाजा अपना मन बदल लेता है, या बोले तो उसकी जो होने वाली बीबी है, उसका जो डोजो मास्टर है और उसका जो बाप है, ये दोनों मिलके उसका मन बदल देता है आकाजा का, और वो फिर अपने आप को खत्म कर लेता है। जिस तरह से तुम वो सीन देखोगे ना, जिस तरह से वो अपने आप को खत्म करता है, उस पॉइंट पे ना तुम्हारा जितना भी हेट होगा ना आकाजा के प्रति, सब कुछ वो वाइप आउट हो जाएगा, सब कुछ खत्म। तुम आकाजा से सिंपैथी दिखाना शुरू कर दोगे। मतलब एकदम वेल रिटर्न लिखा गया है इसको। मांगा में तो खतरनाक है ही, बट एनिमेशन में जिस तरह से इसको बनाया गया है ना, जिस तरह दिखाया गया है, एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमेशन के साथ, तुमको एकदम मजा आएगा देखने में, तुम उसको फील करोगे, इतना खतरनाक है वो सीन। और आकाजा के मरने के बाद ये मूवी खत्म हो आता है, इसका पार्ट 1।
और हम पार्ट 2 में देखेंगे आगे का। डोमा का हो सकता है देखें और बाकी सबका भी। और खासकर इसमें जो डीमन कैसल था ना, जो इसमें डीमन 4 है, जो टन करके डीमन कैसल को चेंज कर देती है, वो भी एकदम खतरनाक है। वो यहाँ से टन करती है और जिस तरह से डीमन कैसल चेंज होता है ना, जिस तरह से पूरा बिल्डिंग चेंज होता है, तुम जिस तरह से विजुअल देखोगे ना इसको, यहाँ से कैमरा वहां से कैमरा, पूरा गोल गोल घुमा घुमा के कैमरा दिखाता है। लाइक अगर तुम इसको 4DX में देखोगे ना, IMAX 4DX में, तो तुमको ऐसा फील होगा ना कि तुम घुस गए हो उसमें। बाकी से तो ये बोले जिन्होंने IMAX में देखा है, बट मेरे को भी एकदम मजा आ गया देखने में। उसका विजुअल जो है ना एकदम बड़े स्क्रीन पे एकदम फील हो रहा था पूरे डीमन कैसल का, जिस तरह से वो मूव कर रहा है, जिस तरह से कैमरा को घुमाया गया है, एकदम मजा आया था देखने में। तुम आंखें बंद नहीं कर पाओगे, इतना खतरनाक एनिमेशन है उसका। और हम अगर इस मूवी के कंप्लेन पे बात करें तो बहुत लोगों का कंप्लेन है बहुत ज्यादा बैक स्टोरी दिखाया गया है। मतलब मूवी के हिसाब से फाइट सीन्स कम है और बैक स्टोरी बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा बैक स्टोरी है। इतना नहीं होना चाहिए था, थोड़ा कम होना चाहिए था, फाइट सीन ज्यादा होना चाहिए था, ये बहुत लोगों का कहना है। तो मैं उन सबसे यही कहूंगा ना जो ये बात बोल रहे हैं कि शर्म कर लो, कुछ अंदर में कुछ शर्म है जो भी है ना, थोड़ा सा ही बचा है, कर लो। लेकिन चिल्लो और पानी में डूब के मर जा तुम। हम लोग उन सबको नूब बोलेंगे जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि डीमन स्लेयर को तुम जानते ही, वो पहले एपिसोड से, पहले सीजन से ही इस सेटअप को फॉलो करते आ रहा है। फाइट के साथ बैक स्टोरी दिखाना ये डीमन स्लेयर का डिफॉल्ट फीचर है। और फाइट में जो उसका बैक स्टोरी दिखाते हैं वो और ज्यादा फाइट में इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब तुम डोमा का बैक स्टोरी देख लो, आकाजा का बैक स्टोरी देख लो, जेनेसु का बैक स्टोरी देख लो, इन सबका जो बैक स्टोरी है ना वो बहुत मैटर करता है इस मूवी में। क्योंकि ये सब जो बैक स्टोरी है, ये सब आगे का मूवी है उसको सेटअप करेगा, और जो बैक स्टोरी है ना, जो फाइट को है उसको और ज्यादा इंटेंस बनाएगा। मतलब तुम तंजीरो और आकाजा का फाइट एक बार इमेजिन करो बिना बैक स्टोरी के, तुम कभी रिलेट नहीं कर पाओगे। उस जो फाइट है ना उसको तुम ठीक से कभी समझ ही नहीं पाओगे। वो बैक स्टोरी ही है जो उस फाइट को इतना इंटेंस बनाता है, जिससे हम लोग प्रॉपर रिलेट कर पाता है आकाजा का स्टोरी से। बैक स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा है ना तो मत देखो इस मूवी को, पक जाने से। मतलब ये मूवी खत्म होते होते तुमको एक्साइट नहीं करता है, तुम्हारे अंदर गूज बम्प्स नहीं भर जाता है, ये तुमको थोड़ा सा इमोशनल करके खत्म करता है, ये एक इमोशनल टच के साथ, आगाजा का एकदम बढ़िया बैक स्टोरी के साथ। क्योंकि बहुत लोग ये लोग नकली फैन जो अपने आपको वीप बोलते हैं, वो लोग डीमन स्लेयर सिर्फ देखते ही इसलिए, सिर्फ फाइट के लिए। उसका जो एक्चुअल बैक स्टोरी है ना, कैरेक्टर का जो मेहनत है, जिस तरह से वो स्ट्रगल करता है, वो लोग इसको सब साइड कर देते हैं। वो लोग सिर्फ फाइट के लिए देखते हैं। और सबसे ज्यादा इन्हीं से हेट है मेरे को, क्योंकि ये लोग कुछ समझते हैं नहीं, इनको सिर्फ फाइट चाहिए बस, दो लोग आपस में लड़ते रहे बस। डीमन स्लेयर फाइट के लिए बहुत बढ़िया है, बट जिस तरह से इसका एनिमेशन है ना, इसका जो स्टोरी बनाया गया है, क्योंकि डीमन स्टोरी कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, बट जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है ना, क्योंकि ऐसा कोई और एनिमे है जो इतना खतरनाक एनिमेशन के साथ, एकदम खतरनाक फाइट, एकदम खतरनाक स्टोरी, एकदम सब कुछ मस्त हो, ऐसा कोई एनिमे है। इसलिए अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखा है ना, तो ये चीज दिमाग में डाल लो कि इसमें तुमको बैक स्टोरी जो है ना हर कैरेक्टर का देखने मिलेगा, और बहुत ज्यादा देखने मिलेगा भर भर के। ओवरऑल तुम जितना भी टिकट का पैसा दोगे ना वो एकदम वर्थ इट है। यहाँ लोग 2-2 हजार 2,500 दे रहे थे इस मूवी को देखने के लिए, बट अब तो थोड़ा सस्ता हो गया है, तो अब तुम जाके देख सकते हो, उतना पैसा नहीं लगेगा। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम पहले अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से पहले थिएटर में देखो। वो जो तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो तुमको कभी लैपटॉप और मोबाइल में नहीं मिलेगा। तो एक बार तुम जरूर जाकर देखना इस मूवी को, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। और मैं इस मूवी को डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, इसको मैं सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। मेरे को बहुत पसंद आया है मूवी, तो तुम जाके देखना है इस मूवी को। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो इतने खतरनाक कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।